सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कुछ मॉलिक्यूल का एग्जाम्पल दिखाए थे कि कैसे लिखा जाता है। अब आज हम कुछ और एग्जाम्पल लिखेंगे जिसमें बेंजीन रिंग प्रेजेंट है। बेंजीन जो कि एक एरोमेटिक कंपाउंड है और बेंजीन खुद पाई पाई कंजुगेशन का केस है, और उसमें हमने बताया था कि अगर ऐसे कंपाउंड जिसमें बेंजीन रिंग है उसमें की एटम पर अगर लोन पेयर रहे या माइनस चार्ज रहे या पाई बॉन्ड रहे या फिर पॉजिटिव चार्ज रहे की एटम पर। की एटम कौन? जो एटम डायरेक्ट बेंजीन रिंग से लगा रहता है उसे हम की एटम कहते हैं, और उस एटम पर अगर लोन पेयर या निगेटिव चार्ज या पाई बॉन्ड या पॉजिटिव चार्ज रहे तो ये बेंजीन रिंग के साथ कंजुगेशन में रहता है और वो रेजोनेंस में इन्वॉल्व होता है। एग्जाम्पल आप देखें, जैसे कुछ और एग्जाम्पल हम लेते हैं अभी, वैसे केस जिसमें बेंजीन रिंग मौजूद हैं। मोर एग्जाम्पल्स, जैसे हम लेते हैं एक एग्जाम्पल, ये एनिलीन है। इसमें जो फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है बेंजीन रिंग में ये NH2, और इसमें जो N है ये है की एटम, और इस की एटम पर लोन पेयर है। नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होता है, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन इधर बेंजीन रिंग में बॉन्ड बनाया और 2 इलेक्ट्रॉन 2 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया, तो 3 इलेक्ट्रॉन तो बॉन्ड बना लिया, तो 5 में से 3 हटा दें तो 2 और बचा हुआ है नाइट्रोजन पर जो लोन पेयर है। तो यहाँ पर की एटम डायरेक्ट लगा हुआ है N, H को की एटम नहीं बोलेंगे, N को, जो रिंग से डायरेक्ट लगा हुआ है, और इस की एटम पर लोन पेयर है। तो ये जो लोन पेयर है ये बेंजीन रिंग के साथ कंजुगेशन में कंसीडर किया जाएगा। बेंजीन खुद एक कंजुगेटेड सिस्टम है और इस कंजुगेटेड सिस्टम में लोन पेयर भी कंजुगेशन में आ गया है। तो ये लोन पेयर भी
बेंजीन रिंग के साथ रेजोनेंस में इन्वॉल्व होगा। अब हम इस एनिलीन का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम लिखेंगे। तो यहाँ पर है लोन पेयर, यहाँ है पाई। तो अब सवाल होता है कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जब लिखेंगे तो पाई लोन पेयर की तरफ जाएगा या लोन पेयर पाई की तरफ आएगा। पिछले क्लास में लिखाए थे, अगर उसको देखेंगे तो वहाँ हमने लिखा था कि लोन पेयर पाई की तरफ जाता है। ये लोन पेयर पाई की तरफ आएगा, ये पाई उधर नहीं जाएगा। तो चलिए इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लिखते हैं। तो ये लोन पेयर जाएगा पाई की तरफ। तो कहाँ तक जाएगा? तो हमने बताया था बगल के बॉन्ड में। ये है बगल में बॉन्ड, यहाँ पर इस बॉन्ड में, यहाँ पर आएगा इस बॉन्ड में। तो जब इस बॉन्ड में आएगा तो यहाँ पर जो कार्बन है इसका बॉन्ड 5 हो जाएगा। कैसे? तो ये आएगा यहाँ पर बन जाएगा डबल बॉन्ड, 2 बॉन्ड और 2 बॉन्ड इधर है और इधर 1 बॉन्ड, तो 5 बॉन्ड। लेकिन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लिखने में मैक्सिमम कोवैलेंसी का नियम हम नहीं तोड़ सकते, और कार्बन का मैक्सिमम कोवैलेंसी 4 है, 5 नहीं। तो जब वो लोन पेयर यहाँ पर आएगा तो ये जो पाई बॉन्ड है रिंग में, इसको हम बगल के एटम में भेज देंगे। यहाँ पर भेज देंगे बगल के एटम में। बगल के बॉन्ड में क्यों नहीं? तो बगल के बॉन्ड में अगर भेजते तो क्या होता? अगर ये यहाँ के पाई बॉन्ड को आप बगल के बॉन्ड में यहाँ पर भेजते तो इस कार्बन का बॉन्ड 5 हो जाता। कैसे? तो ये पाई बॉन्ड यहाँ आता तो यहाँ बन जाता डबल बॉन्ड, और यहाँ भी डबल बॉन्ड, तो 4 बॉन्ड हो गया, और एक H भी है यहाँ पर, 5 बॉन्ड। तो मैक्सिमम कोवैलेंसी रूल हम नहीं तोड़ सकते। तो हमने पिछले क्लास में आपको समझाया था कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होके कहाँ जाएगा? बगल के बॉन्ड में। लेकिन अगर बगल में बॉन्ड ना रहे या मैक्सिमम कोवैलेंसी का नियम टूटने लगे तो हम ट्रांसफर बगल के बॉन्ड में ना करके बगल के एटम में ही कर देंगे। इसलिए यहाँ पर बगल के बॉन्ड, यहाँ से बगल में ये बॉन्ड था, यहाँ भेजने से चूंकि इस कार्बन का मैक्सिमम कोवैलेंसी नियम टूट रहा है, इसलिए हम इसको बगल के बॉन्ड यहाँ पर ना भेजकर बगल के एटम में भेज दिए। अब ऐसा करने से जो आपको स्ट्रक्चर मिला वो इस तरह से दिखेगा। यहां बन जाएगा डबल बॉन्ड, यहाँ आ जाएगा माइनस चार्ज। ये जो बॉन्ड है इसको हमने डिस्टर्ब नहीं किया है। यहाँ पर आ जाएगा प्लस चार्ज। हमने क्या कहा था? जहाँ से इलेक्ट्रॉन जाएगा वहाँ पर प्लस, तो यहाँ n पर से गया है तो n पर प्लस, और जहाँ फाइनली पहुँचेगा वहाँ पर माइनस। यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन आया तो यहाँ बन गया डबल बॉन्ड, और यहाँ का पाई बॉन्ड चला गया तो यहाँ बन गया सिंगल बॉन्ड। अब अगला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इस तरह से होगा कि ये जो माइनस चार्ज है, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है, याद रखिएगा। जहाँ पर माइनस चार्ज होता है वहाँ पर 1 नहीं 2 इलेक्ट्रॉन है।
तो ये माइनस चार्ज आकर के बगल के बॉन्ड में यहाँ पर चला जाएगा। ये माइनस चार्ज इस कार्बन पर है और इस कार्बन के बगल में ये बॉन्ड है, तो यहाँ चला जाएगा और तब ये पाई बॉन्ड उठकर इस कार्बन पर चला जाएगा, क्योंकि ये माइनस चार्ज को लाकर यहाँ जब बॉन्ड बना देंगे तो डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो 2 बॉन्ड और इधर 2, 4 और एक H, 5 बॉन्ड हो ना जाए, इसलिए हम जो भी उस माइनस को यहाँ पर लाके बॉन्ड बनाएंगे, यहाँ का पाई बॉन्ड उठाकर यहाँ रख देंगे इस एटम पर, बगल के बॉन्ड में नहीं भेजना, नहीं तो इस कार्बन का 5 बॉन्ड हो जाएगा। तो इसका नेक्स्ट स्ट्रक्चर आपका इस तरह का बनेगा। ये तो डबल बॉन्ड था ही और इस N पर प्लस चार्ज भी था, वैसे ही रहेगा। अब यहाँ पर बन जाएगा डबल बॉन्ड और माइनस यहाँ पर आ जाएगा। ये देखिए, ये अगला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना इसका। ये पाई बॉन्ड लेकर यहाँ रख दिए तो यहाँ माइनस आ गया और ये माइनस को लाके यहाँ बॉन्ड बना दिए तो सिंगल बॉन्ड से अब डबल बॉन्ड हो गया और ये बॉन्ड को तो हम डिस्टर्ब नहीं किए हैं। अगला स्टेप में ये माइनस उठकर यहाँ पर बॉन्ड बना लेगा तो ये पाई बॉन्ड उठकर इस कार्बन पर चला जाएगा। तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर इसका ये बन जाएगा। ये डबल बॉन्ड यहाँ था ही, इस N पर प्लस भी था, यहाँ पर डबल बॉन्ड था। अब यहाँ एक डबल बॉन्ड हो जाएगा और इस कार्बन पर माइनस हो जाएगा। अगली बार में ये माइनस उठकर यहाँ पर बगल के बॉन्ड में यहाँ पर चला जाएगा और डबल बॉन्ड बना देगा। तो ऐसा करने से इस कार्बन का बॉन्ड का बॉन्ड 5 ना हो जाए तो ये पाई बॉन्ड उठकर फिर N पर चला जाएगा। तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर इसका ये बनेगा। ये लोन पेयर इसको फिर वापस मिल गया। यह हो गया एनिलीन का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। हमने कहा था, आपको लिखाया भी था, अगर बेंजीन रिंग मौजूद रहे तो उसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने बनेंगे? तो 3 स्ट्रक्चर पर रिंग अब +1। तो यहाँ पर बेंजीन रिंग NH2 में था इस कंपाउंड में, तो इसके रेजोनेटिंग से रिंग के लिए 3 और +1 कितना हो गया? 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो 1 2 3 4 स्ट्रक्चर, क्योंकि 1 और लास्ट वाला सेम है इसलिए उसको गिनती नहीं ले रहे हैं। मगर कुछ किताब में कहना है कि ये 4 नहीं, इसको भी गिनकर 5 कीजिए, क्योंकि इसमें देखिए डबल बॉन्ड यहाँ पर है और वहाँ और यहाँ सिंगल,
और वहां पर यहां सिंगल यहां डबल, इसलिए इसको अलग गिन रहा है। हालांकि बेंजीन का ये दोनों ही स्ट्रक्चर इक्विवेलेंट है, इसलिए अलग गिनती करने की जरूरत नहीं है। तो नियमतः 4 ही होना चाहिए, लेकिन अगर कोई किताब इसके अलावे इसको भी गिनती में ले लेता है कि पहला और उसमें थोड़ा फर्क है, तो आप 5 भी कह सकते हो। तो देखिए यहां पर की एटम पर लोन पेयर था और वो लोन पेयर रिंग के साथ रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो गया। यहां पर ये जो NH2 ग्रुप था उसने अपना इलेक्ट्रॉन, ये लोन पेयर वाला, किसको दिया? तो बेंजीन रिंग के तरफ। देखो इलेक्ट्रॉन कहां जा रहा है? रिंग के अंदर की तरफ, एरो का निशान है रिंग की तरफ। तो ये NH2 एक्चुअली इलेक्ट्रॉन दे रहा है किसको? बेंजीन रिंग को। बेंजीन रिंग जो कि एक कंजुगेटेड सिस्टम है। तो जब इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस के वजह से किसी कंजुगेटेड सिस्टम या पाई बॉन्ड को दिया जा रहा हो तो इसे हम +R इफेक्ट कहेंगे या +M, क्योंकि रेजोनेंस कहेंगे तो R और मेसोमेरिज्म कहेंगे तो M। तो यहां पर NH2 donates electrons to the बेंजीन रिंग। So it is a +R और +M इफेक्ट। जब देगा तो प्लस बोलेंगे। याद करो इंडक्टिव इफेक्ट में भी बोले थे, जब इलेक्ट्रॉन दे रहा था तो प्लस आई, जब इलेक्ट्रॉन ले रहा था अपनी ओर खींच रहा था तो माइनस आई। यहां भी जब इलेक्ट्रॉन देगा तो +R या +M कहेंगे, और जब इलेक्ट्रॉन लेगा खींचेगा अपनी ओर तो उसे -R या -M इफेक्ट कहेंगे। एंड NH2 is called a +R और +M ग्रुप। NH2 कैसा ग्रुप कहलाएगा? +R ग्रुप, या कहो कि +M ग्रुप कहलाएगा। तो याद रखिएगा कि जब भी इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस के वजह से किसी पाई बॉन्ड या किसी कंजुगेटेड सिस्टम को दिया जाएगा तो ऐसे ही ग्रुप +R या +M ग्रुप कहलाते हैं, और इफेक्ट इज कॉल्ड +R इफेक्ट या +M इफेक्ट। जब भी कोई ग्रुप रेजोनेंस के कारण, रेजोनेंस के द्वारा इलेक्ट्रॉन पाई बॉन्ड को दे या किसी कंजुगेटेड सिस्टम को दे,
तो ऐसे ही ग्रुप प्लस आर या प्लस एम ग्रुप कहलाते हैं एंड इफेक्ट इज कॉल्ड प्लस आर इफेक्ट या फिर प्लस एम इफेक्ट। और यहाँ पर NH2 एक प्लस आर ग्रुप है और यहाँ का जो रेजोनेंस है वो प्लस आर इफेक्ट या प्लस एम इफेक्ट कहलाएगा। इस तरह का क्वेश्चन आपको बराबर एग्जाम में मिलता है। कहेगा बताओ नीचे में से कौन सा ग्रुप एक प्लस एम ग्रुप है, टिक मारना है। और सिर्फ ऐसा ही नहीं, आप देखेंगे कि बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन बनाने के लिए आपको प्लस आर ग्रुप और माइनस आर ग्रुप का पहचान जब तक नहीं होगा आप वैसे सवाल नहीं बना सकते। तो इसके लिए याद रखिएगा कि हर वो ग्रुप जिसमें भी की एटम पर लोन पेयर या निगेटिव चार्ज है वो सारे ग्रुप प्लस आर या प्लस एम ग्रुप कहलाते हैं। पहचान करने का तरीका क्या है कि अगर की एटम पर लोन पेयर हो या फिर माइनस चार्ज हो तो वो सभी के सभी प्लस आर या फिर प्लस एम ग्रुप कहलाते हैं। ग्रुप्स हैविंग लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज ऑन की एटम आर प्लस आर और प्लस एम ग्रुप्स। वैसे ग्रुप जिसमें की एटम पर लोन पेयर या माइनस चार्ज रहे वो सारे ग्रुप प्लस आर ग्रुप या फिर प्लस एम ग्रुप कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल हैलोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब में हैलोजन पर लोन पेयर है इसलिए ये एक प्लस आर ग्रुप है। जैसे OH में की एटम ऑक्सीजन पर लोन पेयर है इसलिए ये OH भी एक प्लस आर ग्रुप है। जैसे OCH3 इसमें की एटम ऑक्सीजन पर लोन पेयर है इसलिए वे भी एक प्लस आर ग्रुप है। जैसे NCH3 इसमें भी की एटम N पर लोन पेयर है इसलिए ये भी एक प्लस आर ग्रुप है। और ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं। इसके अलावा याद रखना हर वो ग्रुप, ये एक माइनस चार्ज वाला भी लिख लीजिए आप। जैसे O-, इसमें माइनस चार्ज है की एटम पर तो ये भी एक प्लस आर ग्रुप है। तो वैसे सारे ग्रुप जिसमें की एटम पर लोन पेयर या फिर माइनस चार्ज रहे वो सब प्लस आर ग्रुप होते हैं। तो इस टेक्निक से आप प्लस आर ग्रुप बड़ी आसानी से पहचान सकते हो। दूसरी बात याद रखना है कि जितने भी प्लस आर ग्रुप है एरोमेटिक कंपाउंड्स में ये सभी ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग ग्रुप होते हैं।
एग्जाम में पूछता है कि इनमें से कौन सा ग्रुप ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग है, तो NH2 एक ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग ग्रुप है, क्लोरीन एक ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग ग्रुप है, OH भी एक ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग ग्रुप है, OCH3 भी एक ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग ग्रुप है। बल्कि जितने भी प्लस R ग्रुप है एरोमेटिक कंपाउंड्स में, दे एक्ट एज एन ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग ग्रुप। प्लस R groups act as ortho para directing group। in aromatic compounds, जितने भी प्लस R ग्रुप हैं या प्लस M, मतलब ये सारे ग्रुप एरोमेटिक कंपाउंड में ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग ग्रुप का काम करते हैं। ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग ग्रुप का पहचान भी आप इससे कर सकते हो, और इसका यूज़ क्या है, ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग ग्रुप का क्या एप्लीकेशन है, ये आगे चल के आपको मिलेगा, लेकिन आपको इसकी पहचान तो रखनी ही होगी। तीसरी बात, ये जो ग्रुप होते हैं प्लस R ग्रुप, ये सारे ग्रुप एरोमेटिक कंपाउंड्स की रिएक्टिविटी को बढ़ाने का काम करते हैं इन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये क्या करते हैं, बेंजीन, जैसे सिर्फ बेंजीन रिंग की रिएक्टिविटी से ज़्यादा रिएक्टिविटी एनिलीन का है, क्योंकि इस बेंजीन में जो ये ग्रुप आ गया, ये इस रिंग के रिएक्टिविटी को बढ़ाएगा। ये जितने भी प्लस R ग्रुप हैं, ये बेंजीन रिंग के रिएक्शन के टाइम में जो रिएक्टिविटी है उसको बढ़ा देता है, इसलिए इसे हम एक्टिवेटिंग ग्रुप कहते हैं। जो प्लस R है वही ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग ग्रुप भी है और वही एक्टिवेटिंग ग्रुप भी है। प्लस R ग्रुप्स increases reactivity of aromatic compounds in electrophilic substitution reactions। आगे से हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को शॉर्ट में ESR लिख दिया करेंगे। आपको पढ़ना है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ESR का फुल फॉर्म। तो जितने भी प्लस R ग्रुप्स हैं वो बेंजीन रिंग के रिएक्टिविटी को बढ़ा देता है। किस प्रकार के रिएक्शन में बढ़ाता है, तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का में रिएक्टिविटी बढ़ाता है। अब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अगर आप नहीं जानते हो तो आगे आने वाला है, वहाँ पर हम आपको दिखाएंगे। लेकिन ये जो तीसरा पॉइंट हमने लिखा कि ये प्लस R ग्रुप जितने भी हैं ये रिएक्टिविटी को बढ़ाते हैं, सो
दे आर कॉल्ड एक्टिवेटिंग ग्रुप। इसलिए इसे हम एक्टिवेटिंग ग्रुप कहते हैं। पूछता है एग्जाम में, नीचे में से कौन एक्टिवेटिंग ग्रुप हैं। एक्टिवेट करना मतलब रिएक्टिविटी को बढ़ाना। तो ये जो तीसरा पॉइंट में हमने लिखा कि जितने भी प्लस आर ग्रुप हैं ये बेंजीन रिंग की रिएक्टिविटी को इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में बढ़ाते हैं और इसलिए ये एक्टिवेटिंग ग्रुप कहलाते हैं। इस पॉइंट में एक एक्सेप्शन है और वो है हैलोजन। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये जो हैलोजन है ये प्लस आर ग्रुप भी है, ये ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग भी है, लेकिन ये एक्टिवेटिंग ग्रुप नहीं है, ये डीएक्टिवेटिंग। दिस इज द एक्सेप्शन। याद रखिएगा, इसी में लिखिएगा एक्सेप्शन। हैलोजन एक्सेप्शन में लिखिएगा, इसी में हैलोजन्स में ये क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब हैलोजन्स हैं, आर वीकली डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स। एक कमजोर डीएक्टिवेटिंग है, ये प्लस आर है, ये ऑर्थोपारा डायरेक्टिंग भी है। जितना भी प्लस आर और जितना भी ऑर्थोपारा डायरेक्टिंग वो सब एक्टिवेटिंग भी होता है, लेकिन ये हैलोजन प्लस आर भी है, ऑर्थोपारा डायरेक्टिंग भी है, लेकिन ये एक्टिवेटिंग में नहीं आते, ये वीकली डीएक्टिवेटिंग है इसके हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण। तो दिस एक्सेप्शन इज इम्पॉर्टेंट और इसको याद रखना है, क्योंकि हमको जब प्रैक्टिस हो जाता है तो इसको प्लस आर समझकर एक्टिवेटिंग भी समझ लेते हैं हम लोग। तो ये हमने आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एरोमेटिक कंपाउंड्स में लिखकर दिखाया एनिलीन का। एनिलीन जिसमें फंक्शनल ग्रुप क्या था, NH2 ये था फंक्शनल ग्रुप, जिसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमने लिखकर दिखाया। अब अगर NH2 के बजाय, एनिलीन के बजाय आपको क्लोरोबेंजीन का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लिखने कहे तो भी आप लिख सकते हो, या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपको फिनॉल का लिखने कहे तो भी लिख सकते हो, या जितने भी लोन पेयर या माइनस चार्ज की एटम पर हैं उन सब का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप लिख सकते हो, अगर एक का प्रैक्टिस आपने ठीक से कर लिया। जैसे मान लो आपको क्लोरोबेंजीन का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लिखना है, यहां भी की एटम पर लोन पेयर है, यहां भी लोन पेयर, तो इसका भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऐसे ही होगा। समझाने के लिए लिख देते हैं, क्लोरोबेंजीन का लिखना है तो ये जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लिखे हैं जिसमें फंक्शनल ग्रुप NH2 है, इस NH2 को यहाँ से हटाकर इनके जगह पर आप कुछ नहीं कीजिए, सिर्फ क्लोरीन भर दीजिए, क्लोरीन भर दीजिए, क्लोरीन भर दीजिए।
क्लोरीन भर दीजिए, तो ये हो गया क्लोरोबेंजीन का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। कहाँ दिक्कत है? बाकी सब कुछ वैसे ही रहेगा, सिर्फ NH2 की जगह क्लोरीन। अगर इसका लिखना रहे तो यहाँ क्लोरीन ना भर करके OH भर दीजिए, OH भर दीजिए, OH भर दीजिए, तो हो गया फिनॉल का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। OH भर देंगे तो फिनॉल का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएगा। मतलब एक एनिलीन वाला याद रखेंगे तो जितने भी लोन पेयर या माइनस चार्ज वाले फंक्शनल ग्रुप का केस आएगा, सबका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर वैसे ही होगा, सिर्फ यहां पर चेंज होगा। बाकी एरो का निशान जो जहां है प्लस माइनस जैसे है वैसे ही रहेगा, उसी तरह का रहेगा। तो आप प्रैक्टिस के लिए कम से कम क्लोरोबेंजीन और ये फिनॉल, इन दोनों का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, इसी को जो एनिलीन का लिखे हैं उसी को देख देख करके खुद से लिखने का कोशिश करना, क्योंकि आपको दिखने में भले आसान लगता हो, लेकिन खुद से जब आप नहीं लिख कर देखोगे आपसे लिखाएगा नहीं। तो आप अपने से क्लोरोबेंजीन और फिनॉल का लिखिएगा। इसको पहले ठीक से देख लीजिएगा, दिमाग में बैठ जाए, तब उसका लिखिएगा कॉपी बंद करके बिना देखे। पहले इसको ठीक से समझ लीजिएगा कि कैसे कैसे किए हैं, और वैसे बिना देखे। अगर बिना देखे नहीं हुआ तो फिर देख के लिखे, और फिर उसके बाद बिना देखे। जब तक आपको बिना देखे इसको अपने से लिखाए नहीं, तब तक इसको बार बार लिखते रहिएगा इन दोनों का, तो बाकी सब का आप लिख सकते हो। तो आप प्रैक्टिस के लिए क्लोरोबेंजीन और फिनॉल का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो हम लिखे हैं ऐसे, वैसे आपको लिखना है। तीसरे के बाद जो चौथा पॉइंट है याद रखना है, ये प्लस आर ग्रुप क्या करता है? तो हमने कहा कि ये इलेक्ट्रॉन देता है। किसको देता है? तो बेंजीन रिंग को, या कहो कंजुगेटेड सिस्टम को, या पाई बॉन्ड को, और ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इसलिए इसको प्लस आर कह रहे हैं। अगर रिंग से इलेक्ट्रॉन बाहर खींचता तो माइनस आर कहलाता, जो आगे देखेंगे। ये प्लस आर है, ये इलेक्ट्रॉन देता है। तो हम एक तरह से कह सकते हैं कि जितने भी प्लस आर ग्रुप हैं, चाहे NH2 हो, OH हो, या कोई भी, वो सब बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को बढ़ा देता है। तो कहने को तो ये लिख देते हैं कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिंग में बढ़ा देता है, लेकिन एक्चुअली ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो पर बढ़ता है। देखो माइनस कहां पर है? ऑर्थो पर और पारा पर। ये देखो ऑर्थो, मेटा पर नहीं बढ़ता। तो ये प्लस आर ग्रुप इंक्रीजेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां पर? टू ऑर्थो एंड पारा पोजीशन, मेटा पोजीशन पर नहीं बढ़ा है। या इसको याद रख सकते हैं कि बेंजीन रिंग में रेजोनेंस का इफेक्ट मेटा पोजीशन पर नहीं पड़ता, यह केवल कहां पर पड़ता है? ऑर्थो एंड पारा पर। तो यहां पर लिखिए प्लस आर ग्रुप increases electron density to ortho and para पोजीशंस। याद रखिएगा कहां पर बढ़ाता है? ऑर्थो एंड पारा पोजीशंस पर, मेटा
पोजीशन। रेजोनेंस इफेक्ट या मेसोमेरिक इफेक्ट does not affect the meta पोजीशन। रेजोनेंस का प्रभाव, मेसोमेरिज्म का प्रभाव मेटा पोजीशन पर नहीं पड़ता। ये जो 4 पॉइंट्स हमने लिखाए हैं ये इतने ज़्यादा क्रूशियल है कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। आगे इसकी ज़रूरत होगी और इसे याद रखना है। तो आज हमने प्लस आर ग्रुप आपको समझाया और प्लस आर ग्रुप की पहचान और प्लस आर ग्रुप किस तरह का प्रभाव डालता है बेंजीन रिंग पर, इसको बताया। नेक्स्ट लेक्चर में हम माइनस आर ग्रुप को समझाएंगे। आज के क्लास में यहीं तक। थैंक यू।